हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके अकाउंटेंसी के 5 न्यूली एडेड टॉपिक्स हैं उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आज का सेशन हमारा पार्ट नंबर 3 है। अभी तक हमने अपने 40 एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं, 2 सेशन में हमने उसे डिवाइड किया है। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे, ऊपर आपको आई बटन पे प्रोवाइडेड है। और रही बात जो हमारे ओल्ड टॉपिक्स हैं जो पंचायत अकाउंट सेशन में थे, उसके ऊपर 1000 एमसीक्यू अपलोडेड है, आप उसकी पीडीएफ वो भी हमारी देख सकते हो। ऊपर आपको आई बटन में वो भी लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दिया है, आप वो भी देख सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो या कोई नया अपडेट आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? कॉस्ट आर क्लासिफाइड बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन बाय। आप सभी को याद होगा मैंने कॉस्ट की क्लासिफिकेशन कराई थी ऑन द बेसिस ऑफ मैनी, बहुत ज्यादा तरीकों में बताई थी, बड़े ज्यादा क्लासिफिकेशन बताई थी। तो एक बार उसके ऊपर झलक पा लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, कंट्रोलेबिलिटी, कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे। अभी भी बड़े थे जो मैंने अभी इसमें से छोड़ दिए थे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, दैट कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इसका आंसर यही आ जाएगा, दैट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, degree of traceability, the cost is divided into 2 parts, that is your direct section and the indirect section. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 में कहता है द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, आखिरी आस, टू द मार्केट इज द। जब मार्केट को कोई भी लोन देने वाला नहीं बचेगा तो आखिरी आस, आखिरी हमारे पास ऑप्शन कौन बचेगा? दैट विल बी योर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बात जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको ये क्वेश्चन एज इट इज इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है। इकोनॉमिक्स में आपका सेक्शन है एक आरबीआई पे, ठीक है। तो ये याद रखना है, दैट आरबीआई इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, द फाइनेंशियल मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स इज नोन एज। मैंने आपको बताया था दैट फाइनेंशियल मार्केट को हमने 2 पार्ट्स में बांटा, दैट इज योर कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। मनी मार्केट थी जो आपकी मेच्योरिटी पीरियड जिसमें 1 साल से कम हो उसमें डील करते हैं, उसे हम बोलते हैं मनी मार्केट। लेकिन जिसका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल के ऊपर हो जाए, दैट विल बी योर कैपिटल मार्केट। तो ये लॉन्ग टर्म फंड्स बोल रहा है, तो लॉन्ग टर्म फंड्स इज योर कैपिटल मार्केट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज देन द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट विल बी। देखो क्वेश्चन को ध्यान से परखा करो, आपको अपने आप आंसर पता चल जाएगा। इधर मैंने फिक्स्ड कॉस्ट बोला है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज द यूनिट पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट की बात हो रही। आप सभी को पता है कॉस्ट होती है फिक्स्ड, एक होती है फिक्स्ड क्या उल्टा, दैट विल बी अ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ती रहती, लेकिन अगर फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल योर रेंट ऑफ ए रूम के रेंट की बात करते हैं 10,000, ठीक है। उधर एक इंसान रहेगा तो कॉस्ट कितनी लगेगी? 10,000। 2 इंसान लगेंगे तो कॉस्ट लगेगी 5,000। 3 इंसान रहेंगे तो 3,333 रुपए। 4 रहेंगे तो 2,500। देखो जैसे जैसे बंदे बढ़ रहे हैं आपकी फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है? घट रही है, फिक्स कॉस्ट बढ़ती नहीं। तो आपने यही याद रखना है, दैट डिक्रीज इन द रिवर्स प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट के अकॉर्डिंग ये रिवर्स डायरेक्शन बैकवर्ड गियर मार देती है, रिवर्स गियर मार देते हैं, याद आपने रखना है। आगे बात करते हैं, द ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूड। अब ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसमें क्या क्या आता है? आप सभी को याद होगा, हमने बैंकिंग सेक्टर में पढ़ा था, हमने फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ा था। दैट बैंकिंग सेक्टर को हमने 2 पार्ट में बांटा, दैट इज योर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में मैंने आपको बताया था जो अच्छे दिल से काम करती है, जो एक तरह की रजिस्टर्ड है, ठीक है, जिसकी पहचान है, उनमें हम ऑर्गेनाइज डालते हैं। तो ऑर्गेनाइज कौन कौन से आ गए? कमर्शियल बैंक थे, कोऑपरेटिव बैंक थे, आरआरबीज थे। अनऑर्गेनाइज की बात करो तो मनी लेंडर्स थे, इंडिजीनियस बैंक थे, वो थे। तो ऑर्गेनाइज में आपको इधर मिल जाता है एक, दैट विल बी कमर्शियल बैंक। व्हेन द मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर ए पर्टिकुलर बॉन्ड इज मच लेस देन इट्स कूपन रेट, द बॉन्ड इज सेलिंग एट। ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन, मैं आपको इसका बताने वाला हूं। होता क्या है, आप में से बड़े से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, तो ये शेयर मार्केट के रिलेटेड है। होता क्या है, एक होता है हमारा
मार्केट वैल्यू, पार वैल्यू। पार वैल्यू होता है उसकी एक्चुअल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर है 100 रुपए का। अब कभी कभार उसकी इतनी डिमांड होती है कि जो कंपनी होती है वो प्रीमियम में लगाती है, कह रही वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हो तो प्रीमियम के साथ देना है, मतलब प्लस 5% लगा लो, चलो 105 रुपए। तो ये जो 105 है ना, इसमें 5 रुपए है प्रीमियम। अब यही जो 100 रुपए है, कभी कभार क्या होता है भाई मार्केट ढीली है तो उन्हें ना ये 100 रुपए की चीज डिस्काउंट में बेचनी पड़ती है। दैट विल बी, और समझ लो 10% का डिस्काउंट तो 90 रुपए का। तो ये जो 100 रुपए है ना, इसको हम बोलते हैं कूपन आपका, सॉरी पार रेट। इसको हम क्या बोलते हैं? पार रेट। कहता है जो मार्केट की रिक्वायर्ड रेट है, जो मार्केट रेट ले रहा है, इज लेस देन इट्स कूपन रेट। उसके कूपन मतलब उसके ऊपर जो लगा हुआ है, ठीक है। मार्केट रिक्वायर्ड रेट हो गया जो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी, जो उसकी पार वैल्यू थी, मतलब 100। मार्केट वैल्यू क्या हो गई? 100। अगर वो कम है कूपन रेट से, कूपन रेट मतलब जितने का बेच रहे हो आप, कितने का बेचो? 105 का। अगर आप 105 का बेचो तो ये कौन सा केस है? दैट विल बी प्रीमियम, ठीक है। कूपन रेट मतलब ज्यादा है, कूपन रेट मतलब जितने का बेच रहे हो, ठीक है। बात करते हैं 47 की, टाइप ऑफ द मार्केट इन विच सिक्योरिटीज विद लेस देन 1 ईयर। आपको अभी मैं ऊपर बता चुका हूं, दो तरह की मार्केट है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मनी मार्केट। 48 क्वेश्चन की बात करते हैं, द इंडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन इज क्लासिफाइड एज द। इंडायरेक्ट मटेरियल की बात करें, आपको एक बार मैं फिर से दिखा, ये हमारी कंपाइल्ड पीडीएफ है जो हमारे आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो ये मैंने इसमें प्रॉपर थ्योरेटिकल और एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइडेड है। इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर 100 और बाकी सब पे 20 एमसीक्यूज है। तो यही आपको मैंने कॉस्ट शीट बताई थी। कॉस्ट शीट का याद रखना, एक एमसीक्यू मैं आपको कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन कॉस्ट शीट के रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो इधर आप देख सकते हो, जब हम सभी डायरेक्ट मटेरियल ऐड करते हैं, डायरेक्ट कंपोनेंट ऐड करते हैं, दैट विल बी प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट को जब ऐड करेंगे तो दैट विल बी वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आप उसे कहते हो। वर्क कॉस्ट के बाद जब हम थोड़े से हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस कह सकते हो उसे ऐड करते हो तो दैट विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कुछ सेल्स के, ठीक है, फॉर एग्जांपल योर सेल्समैन सैलरी, शोरूम एक्सपेंसेस, ये सब कुछ ऐड ऑन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल, और एंड में प्रॉफिट को ऐड करते हो तो सेल। तो इधर क्या बोल रहा है? दैट इंडायरेक्ट मटेरियल इन द प्रोडक्शन इज क्लासिफाइड। तो इंडायरेक्ट मटेरियल को हम किस में डालते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट बात करते हैं, बर्डन ऑफ टैक्स बॉर्न बाय कंज्यूमर इज, ठीक है। जो टैक्स का बर्डन है जब वो कंज्यूमर के सर पे लगे, हम कंज्यूमर से वसूलें, तो वो कौन सा टैक्स है? दो तरह की टैक्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मेरे सबसे 7th 8th स्टैंडर्ड में आजकल ये टॉपिक आता है, ठीक है। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया टैक्सेशन। तो 7th 8th में आपको एसएसटी सेक्शन में ये मिल जाएगा। तो इसकी ये डेफिनेशन है, एग्जैक्ट बोलूं तो ये आपका आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का सारा बर्डन कौन उठाता है? कंज्यूमर। जैसे हम जीएसटी, मैं कोई सामान ले जाता हूं, जीएसटी दुकानदार अपनी पॉकेट से नहीं देता, हम अपनी पॉकेट से देते हैं जब हम सामान लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं 50th क्वेश्चन की, हाउ मच परसेंटेज ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटीज टू बी पेड ऑफ टू ए सेकंड इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स। मैंने आपको बताया था 4 तरह की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, 4 इंस्टॉलमेंट में आपने पैसे देने होते हैं। फर्स्ट वन इज योर 15%, देन योर 45%, देन योर 75% एंड देन 100%। और ये 45 की डेट क्या रहेगी? 15 जून, 45 क्या रहेगी? 15 सितंबर, 75 क्या रहेगी? 15 दिसंबर एंड 100% क्या रहेगी? 15 मार्च। ये 4 डेट थी। बोलता है सेकंड इंस्टॉलमेंट की आपने कितनी पेमेंट कर देनी होती है सेकंड इंस्टॉलमेंट तक। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट तक आप देख सकते हो हमने 45% तक पेमेंट कर देनी है, तो इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। 51 क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए। अ पर्सन विद द एज ऑफ डैश और मोर इज कंसिडर्ड एज अ सीनियर सिटीजन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। अगर सीनियर सिटीजन की बात करें, ठीक है, 3 तरह के हो जाते हैं, एक नॉर्मल, एक सीनियर, एक सुपर सीनियर। सुपर सीनियर इज योर अबव 80 एंड सीनियर विल बी योर बिटवीन 60 एंड 80। बिटवीन 60 एंड 80 मतलब 60 साल के ऊपर लेकिन 80 साल के नीचे। तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। 52, व्हाट डज आई इन आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर? आईजीएसटी में आपका क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आई का फुल फॉर्म क्या आ गई? इंटीग्रेटेड। ये आपने याद रखनी है। तो आईजीएसटी अभी आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आईजीएसटी लगता कब है। देखना चाहता हूं कि मेरी आवाज कितनों तक पहुंच रही है, कितनों को समझ आ रही है। आपने बताना है कि आईजीएसटी किस केस में लगता है।
53 क्वेश्चन, जीएसटी नंबर डज नॉट इंक्लूड। अगर जीएसटी नंबर की बात करें उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, तो इधर मैंने आपको जीएसटी इन के बारे में बताया था, आप देख सकते हो इधर नंबर। तो सबसे पहले हमारा रहता है कोड, स्टेट कोड रहता है। स्टेट कोड के बाद आपका पैन नंबर आ जाता है। पैन नंबर के बाद आप देख सकते हो कि आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा, देन अल्फाबेट जेड इसमें स्पेसिफिकली यूज किया जाता है, एंड में चेक सम डिजिट। ठीक है, ये आपके रहते हैं। तो इधर हम ऑप्शन देखते हैं, तो कह रहा है जेड, अल्फाबेट जेड तो रहता ही रहता है, स्टेट कोड भी रहता है, पैन कार्ड भी रहता है। तो कौन सा नहीं रहता? आधार नंबर नहीं था इसमें। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 53 का सी ऑप्शन, आधार नंबर इसमें नहीं होता। 54 ये आपका इकोनॉमिक्स के रिलेटेड भी आ गया। एट ब्रेक इवन पॉइंट डैश। आप सभी को पता होगा ब्रेक इवन पॉइंट इज योर सिचुएशन एट विच यू हैव नो लॉस नो प्रॉफिट। इट इज ए केस ऑफ नो लॉस नो प्रॉफिट। तो उस टाइम पे हमारे टोटल एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो टोटल एक्सपेंस के बराबर होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 54 का ए ऑप्शन। 55 अब थोड़े से क्वेश्चन आएंगे बजटरी कंट्रोल के। अब बजट इज टूल विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ। जो बजट है वो मैनेजमेंट को किस में हेल्प करता है? प्लानिंग में तो करता ही करता है, और कंट्रोल किस चीज का? बिजनेस एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी, परचेज की सेल। एक्चुअल में तो सभी के सभी आएंगे, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। तो उसके लिए ऑल ऑफ दीज वर्ड यूज किया मैंने, क्या किया? ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। इन सभी एक्टिविटीज, सारी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए बजट कंट्रोल इज ए इंपॉर्टेंट टूल। प्रोडक्शन बजट इज डिपेंडेंट ऑन परचेज बजट, डिपेंडेंट ऑन सेल्स बजट, डिपेंडेंट ऑन कैश बजट, कि डिपेंडेंट ऑन नन। तो प्रोडक्शन बजट जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स बजट। मैंने आपको बताया था सबसे पहला फोरकास्ट हमारा रहता है सेल्स। हमने पता करना है कि मैंने कितना टारगेट अचीव करना है, मैंने पता करना है कि मैंने इस महीने 500 शर्ट्स की सेल करनी ही करनी है। तो सबसे पहले हम ये टारगेट बनाएंगे। जब ये टारगेट बना लेंगे उसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम बजट बनाएंगे कि हाँ मैंने प्रोड्यूस कैसे करना है, मैं प्रोडक्शन कैसे करनी है। तो उसके बाद प्रोडक्शन बजट होगा। तो इसका आंसर क्या देगा? सेल्स बजट। फिक्स बजट इज यूजलेस फॉर कंपैरिजन व्हेन द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज। ठीक है, जो आपका फिक्स बजट है ना वो यूजलेस है जब आपकी एक्टिविटी का लेवल एक फिक्स्ड होता है, एक फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग में तो ये बड़ा यूजफुलनेस रहता है, लेकिन फिक्स बजट तब आपका कोई यूजफुल नहीं रहेगा जब आपका दोनों तरफ की ओर वो फ्लक्चुएट करेगा। मतलब आपकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, आपका लेवल भी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, एंड सो ऑन। तो ये जब दोनों तरफ की ओर फ्लक्चुएट करेगा तब आपका फिक्स बजट यूजलेस है। 58 रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंसेस। जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते हो वो क्या है? एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल, स्टेप इन बजटरी कंट्रोल, लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। अब मैंने आपको बताया था हम सबसे पहले बजट बनाते हैं, फिर बजट के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस के बाद उसे कंपेयर किया जाता है, कंपेयर करने के बाद हम उसे प्रॉपर्ली बजटरी कंट्रोल करते हैं। तो ये क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज योर बजटरी कंट्रोल का एक स्टेप है, उसका एक प्रोसेस का एक हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। 59 बजटरी कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स द मैनेजमेंट टू एलिमिनेट। जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है वो किस चीज को एलिमिनेट, किस चीज को खत्म करने में मदद करता है? बोलता है अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन, बोथ की नन। तो इसका आंसर बोथ है। बोथ क्यों है? अंडर कैपिटलाइजेशन हो गया कि पैसों की कमी। देखो आपके पास ना ज्यादा पैसा भी हो, अगर आपकी पॉकेट में ज्यादा पैसा भी हो, आपने कहीं उसे प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, उसने आपने प्रॉपर यूज नहीं किया हो, तो वो भी गलत बात है। आपके पास एफिशिएंट ऑप्टिमम पैसा होना चाहिए जितना आपको जरूरत है। अगर आपके पास सरप्लस है, हम क्या करते हैं उस सरप्लस को आगे इन्वेस्ट करते हैं, या तो एफडी में लगा दिया या शेयर मार्केट में लगा दिया। लेकिन अगर आप उसे पॉकेट में रखोगे तो वो पैसा बढ़ाएगा नहीं, तो इट इज नॉट ए गुड। तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम जो है वो आपको बताता है कि आपके पास ऑप्टिमम कैश रहे। अंडर कैपिटलाइजेशन होगा तब भी गलत बात है, आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, आपके पास पैसों की कमी है, आपके पॉकेट में पैसे ही नहीं है, तो अब कैसे? तो ये जो चीज है बजटरी कंट्रोल, ये आपको बताता है एट ए टाइम आपको कितने पैसे रखने हैं, ताकि आपकी जितनी भी पेमेंट्स है वो आसानी से निकल जाए, आपको जितनी भी कैश आने वो भी आसानी से मीटअप हो जाए। बात करते हैं 60th क्वेश्चन की, आज का लास्ट क्वेश्चन। बजटरी कंट्रोल सिस्टम एक्ट एज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू द। तो बजटरी कंट्रोल एक्चुअली में करता कौन है? वो हमारे करते हैं मैनेजर। तो मैनेजमेंट करती है,
तो हमारा 60th का आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। वो उसका एक फ्रेंड है, उसका एक फिलोसफर है, एक गाइड है। देखो यही एमसीक्यू आ सकता है, ये वाला ना बड़ी बार आता है, हर एक बुक में आपको मिलेगा। आप कोई भी बुक कंसल्ट कर लो जिसमें बजटरी कंट्रोल होगा, ये एमसीक्यू पहला एमसीक्यू होगा। तो क्या है, आपको ना बड़ी बार इधर ना ये फिलिंग द ब्लैंक होगा। तो ये चीज याद रखना, वो फ्रेंड का भी काम करता है, फिलोसफर का भी काम करता है और गाइड का भी काम करता है। तो यही थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। 60 एमसीक्यू अभी तक डिस्कस कर लिया मेरी ओर से, और ट्राई अप रहेगा कि आपको 40 क्वेश्चंस और करा दूं, टोटल 100 और कर लेते हैं, ठीक है। तो जब ये एमसीक्यू सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम कुछ और नया टॉपिक पकड़ेंगे, ठीक है। होप सो आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। ये मैं आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने सभी दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताना पड़ेगा, ताकि सभी को इन लेक्चर से मदद हो सके। तो गाइस आज का हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।